कोसब की एक छोटी सी इमारत के कमरे में हेनरी मेज़ के पीछे मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेज़ पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी जिस पर एक छोटी सी स्क्रीन मौजूद थी और मशीन पर मौजूद कई छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब जल रहे थे। स्क्रीन ऑफ थी जबकि हेनरी खामोश बैठा स्क्रीन को इस तरह देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि अभी स्क्रीन रोशन होगी और उसे कोई दिलचस्प मंजर देखने को मिलेगा। मशीन के साथ ही एक जदीद साख्त का ट्रांसमीटर भी मौजूद था। हेनरी ने यहाँ पहुँचते ही ये अमारत हासिल कर ली थी और ये मशीन वो अपने साथ ही ले आया था। उसके सेक्शन के 6 अफराद उससे पहले यहाँ पहुँच चुके थे जबकि हेनरी सेक्शन हेलीकॉप्टर पर पहुँचा था। अस्मित ने उसे रिपोर्ट देते हुए बताया था कि उन्होंने इस छोटे से कस्बे को आते ही अच्छी तरह चेक कर लिया है। यहाँ वो ग्रुप नहीं पहुँचा और ना ही मौजूद है जिस पर हेनरी ने स्मिथ को हेलीकॉप्टर लेकर हिदायत की थी कि वो ब्लैक सैंड्स की साइड पर जाए और सहरा में चेकिंग करे। हो सकता है कि ये लोग सहराई पट्टी के अंदर से होते हुए कोसब पहुँचे ताकि चेकिंग से बच सकें और अगर ये लोग या उनकी जीप उसे नज़र आए तो वो ना सिर्फ ट्रांसमीटर पर उसे इतला दे बल्कि वो इस जीप पर स्टार रेज फायर कर दे ताकि हेनरी भी उस मशीन की स्क्रीन पर उस जीप को साथ साथ चेक कर सके और दूसरे मातहतों को उनके रूट को देकर हिदायत देता रहे। इस वक्त हेनरी इसलिए उस स्क्रीन को मुसलसल देख रहा था कि उसे किसी भी वक्त उनके ऑन होने का मुकम्मल यकीन था। वो चूँकि रेड एजेंसी से मुतालिक था इसलिए ऐसी मशीनरी इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि रेड एजेंसी मिशन के दौरान जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करने की आदी थी। अचानक ट्रांसमीटर पर कॉल आना शुरू हो गई तो हेनरी ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अस्मित कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से अस्मित की आवाज़ सुनाई दी। यस हेनरी, अटेंडिंग यू ओवर। क्या रिपोर्ट है? हेनरी ने कहा। सर, मैं वापस बर्डिश गया और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर पर ब्लैक सैंड्स की तरफ बढ़ता रहा। ब्लैक सैंड्स की तूफ़ानी हवाओं में एक जीप को मैंने चेक कर लिया है। ये जीप किसी सियाहती कंपनी की है। इसके अलावा और कोई जीप उस वक्त सहराम में मौजूद नहीं ओवर। अस्मित ने कहा। तुम्हें तो उन्होंने मार्क नहीं कर लिया ओवर। हेनरी ने कहा। नहीं बॉस, मैं उनसे काफ़ी पीछे हूँ ओवर। अस्मित ने जवाब देते हुए कहा। उस जीप का रुख किस तरफ है ओवर? हेनरी ने पूछा। महसूस होता है कि ये जीप बर्डिश की तरफ ही बढ़ रही है ओवर। अस्मित ने कहा। लेकिन अगर उस जीप में पाकिस्तानी एजेंट हैं तो फिर वो उधर क्यों जा रहे हैं? उन्हें तो कोसब आना चाहिए था। उन्होंने यहाँ कर्नल जैकब से मुलाकात करनी थी ओवर। हेनरी ने उलझे हुए लहजे में कहा। यस बॉस, काल के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन शातिर लोगों ने धोखा देने के लिए ये सब कुछ किया हो ओवर। अस्मित ने कहा। तो तुम्हें यकीन है कि उस जीप में पाकिस्तानी एजेंट हैं ओवर? हेनरी ने पूछा। यस बॉस, ये जीप लॉन्ग फील्ड से हासिल की गई है जहाँ का रुख ये लोग कर रहे थे और अब ये ब्लैक सैंड्स की तूफ़ानी हवाओं से गुजरते हुए बर्डिश नहलिस्तान की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं ओवर। अस्मित ने कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि हम लोग धोखा खा गए हैं। ये कोसब आने की बजाय बराह रास्त बर्डिश पर हमला करना चाहते हैं ओवर। हेनरी ने कहा। यस बॉस, लगता ऐसा ही है ओवर। अस्मित ने कहा। तुम उस जीप पर रेड स्टार फायर कर सकते हो ओवर। हेनरी ने कहा। नहीं बॉस, तूफ़ानी हवाओं की वजह से रेड स्टार फायर नहीं हो सकता ओवर। अस्मित ने जवाब देते हुए कहा। इस कदर तूफ़ानी हवाओं में जीप कैसे चल रही है ओवर? हेनरी के लहजे में हैरत थी। बॉस, जीप ब्लैक सैंड्स की साइड में चल रही है, सेंटर में नहीं। और जहाँ तूफ़ानी हवाएं तो हैं लेकिन इस कदर ज़ोरदार नहीं हैं कि उस बड़ी जीप को ही उल्टा दें ओवर। अस्मित ने जवाब देते हुए कहा। अभी ये बर्डिश से कितने फासले पर हैं ओवर? हेनरी ने कहा। अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। अस्मित ने जवाब दिया। ठीक है, तुम हेलीकॉप्टर पर वापस आ जाओ, मैं उस दौरान कर्नल से बात करता हूँ। हमें अब हेलीकॉप्टर पर बराह रास्त बर्डिश कॉल करना होगा ओवर एंड ऑल। हेनरी ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर एक तरफ मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, बर्डिश सेंटर से आस्कर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं रेड एजेंसी के ए सेक्शन का चीफ हेनरी बोल रहा हूँ, जैकब से बात कराओ। हेनरी ने तहकुमाना लहजे में कहा। सॉरी सर, वो इस वक्त राउंड पर हैं, 2 घंटे बाद वापस आएंगे, फिर ही बात हो सकेगी कि अगर आपने कोई पैगाम देना हो तो दे दें, पैगाम उन्हें पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम उनके असिस्टेंट हो गया? हेनरी ने पूछा। मैं मशीन इंचार्ज हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर कर्नल जैकब को बता देना कि मैं अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पर बर्डिश पहुँच रहा हूँ क्योंकि किसी भी लम्हे बर्डिश पर हमला हो सकता है और हमने उस हमले को रोकना है। हेनरी ने कहा। सॉरी सर, आपका हेलीकॉप्टर बर्डिश की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के हिफाजती इंतजाम ऐसे हैं कि हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में मौजूद महसूस रेस की वजह से फ़िज़ा में ही जलकर राख हो जाएगा और जहाँ तक हमले का ताल्लुक है हमें उसके बारे में मालूम है, हम खुद ही उससे निमट लेंगे। आस्कर की आवाज़ सुनाई दी। सुनो, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ एग्रीमेंट आर्मी से है जबकि मैं एजेंसी का सेक्शन चीफ हूँ
और हमने एक्रीमिया की अहम की लेबॉर्ट्री को बचाना है, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम वो हिफाजती इंतजाम ख़त्म करा दो। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम बेमौत मारे जाओगे, हेनरी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। ठीक है सर, आप आ जाए, मैं आपके आने तक तमाम इंतजाम ऑफ कर देता हूँ। इस बार दूसरी तरफ से आस्कर की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। ओके, सुनो मेरा वादा कि मैं आला हकाम से सिफारिश करके तुम्हारे ओहदे में तरक्की करा दूंगा, हेनरी ने कहा। थैंक यू सर, दूसरी तरफ से कहा गया और हेनरी ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठा रहा, फिर उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और जगह बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। जैगर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैगर, बाकी साथियों को कह दो कि वो बर्डिश जाने के लिए तैयार हो जाएं। अस्मित हेलीकॉप्टर लेकर आ रहा है, हमने उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचना है और अपने साथ सिर्फ असलहा ले जाना है, बाकी सामान यहीं रहेगा। मिशन मुकम्मल करके हम जहाँ वापस आएंगे और फिर सामान लेकर वापस वेलिंगटन जाएंगे, हेनरी ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जैगर ने जवाब दिया। जब अस्मित आ जाए तो मुझे फ़ौरन इतला देना, हेनरी ने कहा और उसके साथ इसने रिसीवर रख दिया। कर्नल जैकब एजेंसी का आदमी नहीं है, इसलिए वो उन पाकिस्तानी एजेंटों का मुकाबला ना कर सकेगा, इसलिए वहाँ हमारी मौजूदगी ज़रूरी है, हेनरी ने रिसीवर ढककर बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उसने उठकर दीवार में नस्ब एक अलमारी खोली और उसमें से शराब की एक बोतल और ग्लास उठाकर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने उसमें शराब अंडेली और फिर घूंट घूंट शराब पीने में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अस्मित कमरे में दाखिल हुआ। अस्मित ने सलाम किया। तुम पहुँच गए, हेनरी ने चौंक कर कहा। यस बॉस, मैं अभी पहुँचा हूँ, अस्मित ने जवाब दिया। ठीक है, अब हमने जहाँ कोसब की बजाय बर्डिश में डेरा जमाना है और वहाँ उन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा करना है, हेनरी ने कहा। लेकिन वहाँ तो तकरीबन फ़ौजी के आदमी मौजूद हैं बॉस, और यकीनन उन्होंने वहाँ हाथ से सख्त इंतजामात कर रखे होंगे, अस्मित ने जवाब दिया। मेरी वहाँ मशीन रूम के इंचार्ज आस्कर से बात हुई है, क्योंकि इंचार्ज कर्नल जैकब ब्राउन पर था। मैंने उसे बता दिया है कि हम हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुँच रहे हैं और उसने वादा किया है कि वो हमारे लिए तमाम इंतजामात ऑफ कर देगा, हेनरी ने कहा। ठीक है बॉस, तमाम साथी तैयार हैं, आप आ जाएं, अस्मित ने जवाब दिया। ओके, तुम चलो, मैं इस कमरे को लॉक करके आ रहा हूँ, हेनरी ने कहा। तो अस्मित सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद हेनरी हेलीकॉप्टर में सवार बर्डिश की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। पायलट सीट पर अस्मित था, जबकि उकबी सीटों पर उसके 4 साथी मौजूद थे। उन सबके पास मशीन गन्ने और उनके मैगजीन मौजूद थे। और फिर तकरीबन 1 घंटे की परवास के बाद तो बर्डिश नहलिस्तान में बनी हुई इमारत के सामने हमवार ज़मीन पर उतर गए। जब हेनरी और उसके साथी हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो वहाँ 10 के करीब एक्रीमियन मुसल्लिह फौजी मौजूद थे। उनके सामने एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी मौजूद था। मेरा नाम कर्नल जैकब है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, उस कर्नल ने कहा। मैं हेनरी हूँ, चीफ ऑफ ए सेक्शन रेड एजेंसी, और ये मेरे साथी हैं, हेनरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे मशीन रूम के इंचार्ज आस्कर ने बताया था, मैंने भी उसे इंतजामात ऑफ करने का हुक्म दिया था, वरना आपका हेलीकॉप्टर सही सलामत यहाँ तक ना पहुँच सकता, लेकिन आपकी यहाँ आमद की वजह मैं नहीं जान सका। कर्नल जैकब के लहजे में हल्का सा गुस्सा मौजूद था। कर्नल जैकब, पाकिस्तानी एजेंटों को हमने हेलीकॉप्टर के जरिए ब्लॉक किया है। वो ब्लैक सैंड के साइड से एक सियासी कंपनी की जीप के जरिए यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपने $1 लाख लेकर उन्हें कोसब से यहाँ पहुँचाने का वादा किया था और हम उसी लिए कोसब में मौजूद थे, लेकिन ये लोग हद दर्जा शातिर हैं। उन्होंने सियासी जीप के जरिए ब्लैक सैंड से यहाँ बर्डिश पहुँचने की मनसूबाबंदी कर ली। हमने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें चेक किया है, इसी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और सुनो, अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगे तो तुम्हारी उन पाकिस्तानी एजेंटों से होने वाली डील के बारे में तुम्हारे आला हकाम को कोई रिपोर्ट नहीं की जाएगी, वरना जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है, हेनरी ने कहा। मैंने ये डील भी उन्हें धोखा देने के लिए की थी ताकि वो मुतमईन होकर कोसब से यहाँ आने का फ़ैसला करें, वरना मेरा इरादा उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में ही ख़त्म कर देने का था। इसके बावजूद मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूँगा, क्योंकि बहरहाल आप एक्रीमिया की अहम सरकारी एजेंसी के सेक्शन चीफ हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी एजेंटों के यहाँ पहुँचने का ताल्लुक है, तो हमारी मशीनरी ने भी उन्हें चेक कर लिया था और मैं अपने साथियों समेत सरहदी जंगल में पहुँच गया ताकि उनकी जीप पर मिसाइल फायर करके उनका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन फिर मुझे मशीन रूम इंचार्ज आस्कर की तरफ से इतला मिली कि उनकी जीप या तो ख़राब हो गई है या उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, इसलिए वो जहाँ से तकरीबन 15 मील के फासले पर रुक गई है। वो लोग भी वहीं मौजूद हैं। मैं इसलिए यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए आ गया कि अगर वो पैदल चलकर यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ पहुँचने में कई घंटे लग जाएंगे। अब आप आ गए हैं, अब आप यहाँ का कंट्रोल संभाल लेंगे और हम आपको हिदायत पर अमल करेंगे, कर्नल जैकब ने कहा। शुक्रिया। क्या आप मालूम कर सकते हैं कि जीप के पास कितने आदमी मौजूद हैं और जीप कहाँ है? मेरा मतलब है कि ब्लैक सैंड्स की तूफ़ानी हवाओं में ही रुकी हुई है या किसी और जगह मौजूद है, हेनरी ने कहा।
मैंने आपके आने से पहले मशीन इंचार्ज आस्कर से मालूम कर लिया है। जीप ब्लैक सैंड एरिया से निकलकर साफ इलाके में रुकी है और उसके साथ 2 औरतें और 2 मर्द मौजूद हैं, कर्नल ने जवाब दिया। लेकिन ये ग्रुप तो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि हमें डाज देने के लिए 4 अफराद जीप के पास रुक गए हैं, जबकि 2 आदमी जहाँ पहुँच रहे हैं, हेनरी ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, ऐसा ही होगा। लेकिन वो आदमी जैसे ही बर्डिश एरिया में दाखिल होंगे, रेस का शिकार होकर बेहोश हो जाएंगे, जहां हमने हर तरफ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं, कर्नल ने जवाब दिया। गुड, लेकिन जीप किस साइड पर रुकी हुई है? हमें उस तरफ ले चलो ताकि हम उन्हें साथ साथ चेक करते रहें। वो इंतहाई शातिर लोग हैं, इसलिए उनकी साथ साथ चेकिंग बेहद ज़रूरी है, हेनरी ने कहा। आइए, कर्नल जैकब ने कहा और फिर उसने अपने आदमियों को वहाँ रुकने का कहा और वो शुमाली सिमत की तरफ चल पड़ा। हेनरी ने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर हेनरी उसके साथी कर्नल जैकब के पीछे चलते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के घने झंड में पहुंच गए। वो लोग जहां मौजूद हैं और जहां से चलकर बर्डिश पहुंचेंगे वो उस झंड के बाद का इलाका है। उस झुंड को ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, कर्नल जैकब ने कहा। आपने यहाँ क्या इंतजामात किए हुए हैं? हेनरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। आहरी दरख्तों में से 4 दरख्तों पर बेहोश कर देने वाली रेस फायर करने वाले आलात मौजूद हैं जो सेंसर की मदद से काम करते हैं। जैसे ही कोई जानदार इस पूरे सरहदी इलाके में फैले हुए सेंसर को क्रॉस करेगा तो ये रेस उस पर खुद ब खुद फायर हो जाएंगी। कर्नल जैकब ने हाथ के इशारे से दरख्तों पर नस्ब किए गए आलात की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुड, ये वाकई बेहतरीन और कामयाब इंतजामात हैं, लेकिन हमें भी पहले उनको चेक करना है, हेनरी ने कहा और फिर वो अपने पीछे खड़े अस्मित की तरफ मुड़ गया। अस्मित, तुम हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और उस जीप को भी चेक करो और उन आदमियों को भी, लेकिन बुलंदी इतनी रखना कि नीचे से तुम पर फायरिंग ना हो सके और फिर ट्रांसमीटर पर मुझे रिपोर्ट दो, हेनरी ने अस्मित से मुहातिब होकर कहा। यस बॉस, अस्मित ने कहा और वापस मुड़ गया। तुम मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़कर इस अंदाज में बैठ जाओ कि सहरा की तरफ से आने वालों पर आसानी से फायर खोल सको, हेनरी ने अपने बाकी साथियों से कहा। यस बॉस, उन चारों ने कहा और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़कर मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़कर उनकी नज़रों से गायब हो गए, जबकि अस्मित इस तरफ को बढ़ चुका था जिधर हेलीकॉप्टर मौजूद था। आइए हम मशीन रूम में बैठकर ज़्यादा मौसर अंदाज में उन सब की चेकिंग कर सकते हैं, कर्नल जैकब ने कहा तो हेनरी ने सर हिला दिया और फिर वो दोनों मुड़कर उस तरफ को बढ़ते चले गए जहां मशीन रूम था। ब्लू हाउस लेबॉरेटरी का सिक्योरिटी चीफ आर्नल्ड अपने ऑफिस में बैठा कोने में मौजूद एक मशीन की स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। स्क्रीन पर खौफनाक तूफानी हवाओं के झक्कड़ चलते दिखाई दे रहे थे, जबकि उन झक्कड़ों में एक जीप आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी चली आ रही थी। उस जीप का रुख बर्डिश नहलिस्तान की तरफ था। तूफानी हवाओं की वजह से जीप के अंदर मौजूद अफराद स्क्रीन पर नजर न आ रहे थे, अलबत्ता कभी कभार जीप पर लिखते हुए अल्फाज की झलक नजर आ जाती थी और उन अल्फाज के मुताबिक ये जीप किसी सियाहती कंपनी की थी। लेकिन आर्नल्ड इस बात पर हैरान था कि सियाहों को ब्लैक सैंड में सफ़र करने और इस तरफ से बर्डिश नहलिस्तान आने की क्या ज़रूरत थी। बर्डिश नहलिस्तान तक पहुंचने के लिए कई ऐसे रास्ते थे जहां से वो इत्मीनान से सफ़र करके पहुंच सकते थे। साथ ही ये बात भी उसे मालूम थी कि तमाम सियाहती कंपनियों को अच्छी तरह मालूम है कि बर्डिश नहलिस्तान पर एक रीमियन फ़ौज का कब्ज़ा है और ये सियाहों समेत हर गैर फौजी के लिए ममनुआ इलाका है। इसलिए लाजमन सियाहती कंपनी का ड्राइवर या गाइड इन सियाहों को इस अंदाज में बर्डिश नहीं ले आ सकता। लेकिन उसके साथ साथ वो मुसलसल ये सोच रहा था कि आहर ये लोग कौन हो सकते हैं। एक बार उसे पाकिस्तानी एजेंटों का ख्याल आया, लेकिन फिर उसने ये ख्याल तर्क कर दिया क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में उसे इत्तला मिल चुकी थी कि कर्नल जैकब ने उनसे कोसब में मुलाकात करके $1,00,000 लेने हैं और फिर उन्हें बर्डिश ले आना है। लेकिन उसे इस बात की फिक्र ना थी कि अगर ऐसा हो भी गया तो ब्लू हाउस लेबॉरेटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लेबॉरेटरी को वही अंदर से ओपन कर सकता है, बाहर से ये किसी सूरत भी ओपन नहीं हो सकती। अचानक वो ये देखकर चौंक पड़ा कि जीप का रुख मुड़ रहा है और वो तूफानी हवाओं से बाहर की तरफ निकल रही थी और फिर उसके देखते ही देखते जीप ब्लैक सैंड से बाहर निकल गई और फिर आम सी सहरा में दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। जबकि सैटेलाइट की मदद से वो इंतहाई एडवांस मशीनरी से चेक कर रहा था, इसलिए जीप उसे स्क्रीन पर बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। जीप ना सिर्फ बंद थी बल्कि सील्ड थी और फिर दौड़ते दौड़ते जीप अचानक रुक गई तो आर्नल्ड ने एक बार फिर चौंक पड़ा। चंद लम्हों बाद जीप के दरवाजे खुले और फिर उसमें से मर्द और औरतें बाहर निकलने लगी। 4 मर्दों और 2 औरतों का ग्रुप मौजूद था। जबकि सब एक्रीमियन थे। उनका अंदाज बता रहा था कि जीप का फ्यूल ख़त्म हो गया है या ख़राब हो गई है। फिर उनमें से 2 मर्द आगे बढ़ने लगे, जबकि बाकी 2 मर्द और 2 औरतें वही जीप के साथ ही रुके हुए थे। आर्नल्ड ने अपने सामने मौजूद एक स्विच पैनल पर एक बटन प्रेस कर दिया तो स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब स्क्रीन पर दोनों मर्द ही नज़र आ रहे थे जो सहरा में आगे बढ़े चले जा रहे थे।
लेकिन उनका आगे बढ़ने का अंदाज देखकर आर्नल्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो दोनों इस तरह टेलों की ओर लेकर आगे बढ़ रहे थे जैसे किसी देखने वाले की नज़र से छुपकर किसी जगह पहुंचना चाहते हों, और उसके साथ ही आर्नल्ड बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि ये आम सियाह नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी एजेंट हैं, क्योंकि आम सियाह इस अंदाज में टेलों की ओर लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। अभी वो बैठा उन्हें देख रहा था कि अचानक स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर नजर आने लग गया। दोनों आदमी टेलों की ओर से उस हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर था, लेकिन आर्नल्ड ने अपने सामने मौजूद स्विच पैनल पर मौजूद एक नाब को घुमाया तो स्क्रीन पर आसमान का मंजर क्लोज होने लग गया और चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर भी नजर आने लगा और उसके साथ ही आर्नल्ड एक बार फिर उछल पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर वाज़ेह तौर पर ए सेक्शन रेड एजेंसी के अल्फाज नुमाया तौर पर लिखे हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब है कि हेनरी अपने सेक्शन समेत बर्डिश नहलिसान पहुंच चुका है और उसने यहाँ का इंचार्ज संभाल लिया है। आर्नल्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर यकलखत एक ख्याल के आते ही वो बेइख्तियार उछल पड़ा। अगर ये पाकिस्तानी एजेंट ए सेक्शन के हाथों हलाक हो जाते हैं तो फिर रेड एजेंसी में ए सेक्शन को टॉप सेक्शन पर हमेशा के लिए फोकियत हासिल हो जाएगी। वेरी बैड, आर्नल्ड ने कहा, और उसी लम्हे उसने एक फैसला किया और फिर तेज़ी से स्विच पैनल पर मुख्तलिफ बटनों को प्रेस करके उसने बैक वक्त 2 नाबों को घुमाना शुरू कर दिया। फिर उसने मेज़ की दराज खोलकर उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसने उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, आर्नल्ड कॉलिंग ओवर, आर्नल्ड ने तेज़ और तहकुमाना अंदाज में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, जैक्सन अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। मैंने स्क्रीन पर टारगेट स्पेशल फिक्स किया है, क्या तुम उसे देख रहे हो? और आर्नल्ड ने कहा, यस चीफ, एक जीप के साथ 2 औरतें और 2 मर्द मौजूद हैं और उनसे हटकर टेलों के पीछे 2 मर्द नजर आ रहे हैं। ऊपर आसमान पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। ओवर, जैक्सन ने जवाब देते हुए कहा। टारगेट हिट कर दो, स्पेशल वे खोलकर उन सब मर्दों और औरतों को उस जीप समेत स्पेशल वे में पहुंचा कर कैद कर दो। अगर ये हेलीकॉप्टर इस दौरान मौजूद हो तो उस पर मिसाइल फायर करके उसको फिजा में ही तबाह कर दो। ये काम जिस कदर तेज़ी और फुर्ती से हो सके मुकम्मल करो, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ए सेक्शन का है और ए सेक्शन के अफराद उन लोगों को ख़त्म करके टॉप सेक्शन पर बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। ओवर, आर्नल्ड ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा। चीफ, उनका वहाँ सहरा में ही ख़त्म ना कर दिया जाए? ओवर, जैक्सन ने कहा। तुम नॉनसेंस, अहमक, बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारा मतलब है कि शिकार हम खेलें और लाशें उठाकर ए सेक्शन वाले ले जाएं और उसे अपना कारनामा बनाकर हुकूमत के सामने रख दें? नॉनसेंस। ओवर, आर्नल्ड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आई एम सॉरी चीफ, अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। ओवर, जैक्सन ने इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा। फौरी हरकत में आ जाओ, उससे पहले कि ए सेक्शन जो बर्डिश नहलिस्तान में मौजूद है हरकत में आकर हमसे पहले बाजी ले जाए। फ़ौरन काम मुकम्मल करके मुझे इतला दो और सुनो, ये सारा काम इस अंदाज में मुकम्मल करो कि ए सेक्शन को ये मालूम भी ना हो सके कि ये लोग इस तरह गायब हो गए हैं। ओवर, आर्नल्ड ने तेज़ लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी। ओवर, जैक्सन ने जवाब दिया। सब काम सर अंजाम देकर मुझे दोबारा कॉल करो, लेकिन ट्रांसमीटर पर। ओवर, आर्नल्ड ने कहा। यस चीफ। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और आर्नल्ड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके बाद उसकी नज़रें दोबारा स्क्रीन पर जम गई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही स्क्रीन एक धमाके से ऑफ हो गई तो आर्नल्ड ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि जैक्सन ने स्पेशल वे खोल दिया है। क्योंकि स्पेशल वे खुलते ही सेटेलाइट राब्ता खत्म हो जाता है और स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अब वो बेचैन बैठा इंतज़ार कर रहा था और फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जैक्सन कॉलिंग ओवर। राब्ता होते ही जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर, आर्नल्ड ने तेज़ लहजे में पूछा। चीफ, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। जीप और उसके साथ मौजूद 2 औरतें और 2 मर्दों को बेहोश करके जीप समेत सिक्योरिटी विंग में पहुंचा दिया गया है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और उन 2 मर्दों का क्या हुआ जो टेलों के पीछे छुपे हुए थे? आर्नल्ड ने चीख कर कहा। हमने उन्हें बेहद तलाश किया है चीफ, लेकिन वो शायद ए सेक्शन के हाथ लग चुके हैं। वो सहरा में कहीं मौजूद नहीं, अलबत्ता जहां वो पहले मौजूद थे हमने रेत के टेले के साथ ये सेक्शन के हेलीकॉप्टर को उतरते और दोबारा ऊपर को उठते हुए देखा था। और फिर उससे पहले कि उस हेलीकॉप्टर को हम निशाने पर लेते वो ऊपर को उठकर बर्डिश नहलिस्तान की तरफ चला गया और फिर वहाँ जाकर नीचे उतर गया। ओवर, जैक्सन ने तफसील बताते हुए कहा। ओ वेरी बैड, इसका मतलब है कि ये दोनों अफराद ए सेक्शन के हाथ लग चुके हैं। ओवर, आर्नल्ड ने कहा। यस चीफ, लगता तो ऐसा ही है। ओवर, जैक्सन ने जवाब दिया। तुमने स्पेशल वे ऑफ कर दिया है या नहीं? ओवर, आर्नल्ड ने पूछा। कर दिया है। ओवर, जैक्सन ने जवाब दिया। उन चारों को मुसलसल बेहोश रखो और साथ ही उन्हें रस्सियों के साथ जकड़ दो। ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है। ओवर, आर्नल्ड ने कहा। यस चीफ, लेकिन कब तक? ओवर,
जब तक मैं इस सेक्शन से उन 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हासिल ना कर लूँ, ओवर। आर्नल्ड ने जवाब दिया। लेकिन चीफ, वो तो उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर देंगे, ओवर। जैक्सन ने कहा। नहीं,